नमस्कार मित्रों, मैं संतोष सर आप सभी का दिशा एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच इवनिंग प्रैक्टिस सीरीज में सीटेट का प्रश्न सॉल्व लेके आया हूं। तो हम सीटेट का 12 तारीख का 12 जनवरी 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे। जो प्राइमरी लेवल का जो पेपर है, क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ का सीटेट का प्रश्न है, उसके ऊपर हम तैयारी करेंगे। और ये जो पेपर है वो सीडीपी का पेपर है, तो सीडीपी के पेपर की हम इस पे चर्चा करेंगे। आइए चलिए चर्चा करते हैं। आप सभी का स्वागत है और चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही ढेर सारी वीडियो आपके सामने आती रहेंगी, तो कृपया आप अपने कमेंट दीजिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पे हिंदी में लेते हैं, हिंदी नहीं समझ में आएगा तो फिर अंग्रेजी में। चलिए, यहाँ पे है एजर्सन्स। पहला प्रश्न है, रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 12 महीने में भी ऐसा किया था, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। यहाँ पे कह रहा है रूमी 18 महीने में दो शब्दों का उच्चारण करती थी, 18 महीने की रूमी होती थी, और वही पूजा जो है वो 24 महीने में करती थी, इसलिए जो पूजा का जो विकास है वह देरी से हुआ है, ऐसा कहना है। वही कह रहा है कि विकास का जो प्रतिमान है, विकासात्मक मॉडल जो है या डेवलपमेंटल मॉडल जो है, वो बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की भविष्यवाणी करते हैं। तो देखिए, यह भी मतलब सटीक भविष्यवाणी तो हम किसी बच्चे की नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चे यूनिक होते हैं, तो सारे बच्चों की भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते। कोई एक बच्चा भी, दो बच्चे आपस में अगर जुड़वा होते हैं तो भी वह एक जैसे नहीं होते। तो एक जैसा भविष्य की भविष्यवाणी करना कि ऐसा ही होगा, यह तो गलत होगा। यहाँ पे यह जो है 24 बच्चे में ऐसा करती है, एक बच्ची 13 महीने में करती है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस सभी में दिखाई पड़ते हैं। विकासात्मक देरी इसलिए है, तो यह भी उतना नहीं कह सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जवाब देखते हैं। ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है, जैसा कि दोनों गलत दिख रहा है तो यह तो होगा नहीं। वहीं पे करता है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर व्याख्या करता है, ये भी नहीं होगा। वहां पे कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है। ए पार्शियली सही है बट उतना सही नहीं है, इसलिए हम इसको भी गलत मानते हैं। वही जो है अगला वाला प्रश्न है, अगला वाला जो जवाब है ए और आर दोनों गलत है, यही जवाब क्या होगा यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जो दोनों में एक 18 वर्ष में 18 महीने में भाषा सीख रही है और एक जो है 24 महीने में, तो दोनों में इंडिविजुअल डिफरेंस दिखाई पड़ सकते हैं और दोनों एक जैसे नहीं होते हैं, यह जो है वो कहा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे आएंगे, तीसरा प्रश्न चेक करेंगे। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे कह रहा है मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है, जो मिडिल चाइल्डहुड है उसका समय क्या है। मिडिल चाइल्डहुड का क्या समय है, यहाँ पे बात कर रहा है। तो यह मिडिल चाइल्डहुड का समय क्या होगा, तो होगा जन्म से 5 वर्ष, यह है जन्म से 8 वर्ष है, 6 से 11 वर्ष है, और 11 वर्ष से उससे अधिक। तो देखिए कि जो हमारा चाइल्डहुड का जो मिडिल चाइल्डहुड का जो समय होता है, वो मिडिल चाइल्डहुड का आप लोग भी जानते हैं कि मिडिल चाइल्डहुड कहाँ से होता है। तो मिडिल चाइल्डहुड स्टार्ट होता है वह 6 से, जो यहाँ पे 11 दिया हुआ है तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, 6 से लेके 11 वर्ष। तो 6 से लेके 11 वर्ष। वहीं अगर बात करें यहाँ पे 3 से लेकर के 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, यह वाली अवस्था यह होती है अर्ली चाइल्डहुड की या मिडिल चाइल्डहुड की होती है, 6 से 11। वहीं अगर बात करें 11 से लेकर के 13 वर्ष तक, 11 से लेकर के 13 वर्ष की जो अवस्था होती है, यह कहते हैं इसे लेट चाइल्ड। तो यहाँ पे जो जो सही जवाब होगा वह क्या होगा, वह होगा 6 से लेकर के 11 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न पे चर्चा करेंगे, अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे 2 प्रश्न हो गए, तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न जो वो कह रहा है कि अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड कैन, एक 5 साल का बच्चा क्या क्या कर सकता है। यहाँ पे यह समझ में आ रहा है कि जीन पियाजे से संबंधित है। 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है, तो 5 साल की बच्ची को कह रहा है कि संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना, हाइपोथेसिस करना। हाइपोथेसिस के लिए जीन पियाजे ने एफओएस की कंडीशन बताई है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की अवस्था बताइए, जो कि चौथी अवस्था है, जो 11 वर्ष से बाद की बात बताइए। तो यहाँ पे देखिए यह तो होगा नहीं। घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने की जटिल प्रयोगात्मक योजना बनाना, देखिए यह भी नहीं, यह जो है एफओएस कंडीशन होती है, तो यह भी नहीं होगा। आगे बात करते हैं प्रतीकात्मक और मूर्त तार्किकरण की बात करना। तो प्रतीकात्मक और मूर्त तार्किकरण जो है यह 7 से लेकर के 11 वर्ष की अवस्था आती है। तो यहाँ पे देखिए तार्किकरण, अमूर्त तार्किकरण, यह भी नहीं होगा। यहाँ पे चौथा जवाब लेते हैं। क्या कह रहा है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार वो प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत, यही क्या होगा वह। यहाँ पे 5 साल की बच्ची जो कि कहाँ तक होती है, 0 से लेकर के 2 वर्ष होता है एक तो अवस्था, एक होती है 2 से लेकर के 7 वर्ष तक की अवस्था। तो 2 से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था जो होती है वह, यह कौन सी अवस्था होती है, ये होती है कौन सी, प्री ऑपरेशनल स्टेज।
तो प्री ऑपरेशनल स्टेज की कंडीशन में यह बच्ची क्या होगी, ये आएगी, यह बच्ची प्री ऑपरेशनल स्टेज की कंडीशन में आएगी। यहाँ पे जवाब क्या होगा, वह लक्ष्य निर्देशित गोल ओरिएंटेड जो व्यवहार है वह कर पाएगी और प्रतीकात्मक खेल कर पाएगी। चलिए और आगे बात करते हैं, अगला सवाल लेते हैं, चौथा सवाल। चौथा सवाल कह रहा है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन। जो प्राथमिक समाजीकरण है, समाजीकरण वह क्या होगा, बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार कौन है, वह स्कूल है, वह धार्मिक संस्थान है, या फिर जन संचार के माध्यम है, या परिवार है। तो बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण कहाँ पे स्टार्ट होता है, आप सभी को पता है कहाँ पे होता है, वो परिवार में होता है। तो स्कूल नहीं है, स्कूल में वो द्वितीय होता है, धार्मिक संस्थान भी द्वितीय होगा, जन संचार के माध्यम भी ये क्या होंगे, ये द्वितीय होगा। और यह धार्मिक या जन संचार का माध्यम क्या होगा, इनफॉर्मल होगा। परिवार क्या है, परिवार उसका प्राथमिक होता है। तो प्राथमिक जो होगा वह क्या होगा, परिवार। प्राथमिक प्राथमिक जो माध्यम है समाजीकरण का होगा परिवार। चलिए आगे बात करते हैं, चौथा हो गया। पांचवें प्रश्न पे पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए आप यहाँ पे दिख रहा है आपको कि पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा में रूपांतरित करता है। तो रूपांतरित करना और संशोधित करना क्या कहलाता है, वह कहलाता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन कहलाता है। तो एकोमोडेशन का मतलब हो गया क्या, समायोजन। यहाँ अनुकूलन होगा नहीं, एडेप्टेशन नहीं होगा, यहाँ पे संरक्षण कंजर्वेशन भी नहीं होगा, केंद्रीकरण सेंट्रेशन भी नहीं होगा। तो होगा क्या, यहाँ पे है, यह है क्या, यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या, एकोमोडेशन। यहाँ पे एकोमोडेशन, एजिमिलेशन नहीं होगा। एजिमिलेशन में क्या होता है कि बच्चा उसी को सेम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एजिमिलेशन लिखा है, यहाँ पे अनुकूलन लिखा है। तो एजिमिलेशन और अनुकूलन का यह सामी, एजिमिलेशन को हिंदी में कहते हैं सामीकरण, और उसको हिंदी में कहते हैं सामीकरण, और अंग्रेजी में कहते हैं एजिमिलेशन। अनुकूलन को कहते हैं एडाप्टेशन। तो यहाँ पे देखिए अंग्रेजी में गलत लिखा हुआ है, इसको क्या समझेंगे, इसको कहेंगे सामीकरण। तो सामीकरण में क्या होता है, क्या है कि बच्चा सेम उसी कंडीशन में वो चीज जोड़े लेता है, जो सीखा हुआ उसी में आगे अपने स्कीमा को बनाने लगता है। जबकि अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो कंफ्यूजन में रूपांतरित जब करता है तो रूपांतरण करने को कहते हैं क्या, एकोमोडेशन। तो जवाब होगा एकोमोडेशन। चलिए पांचवें प्रश्न का हो गया क्या, पांचवें प्रश्न का हो गया जवाब। तो आगे बढ़ते हैं, छठवां प्रश्न है। छठवां प्रश्न है, आसफा आसफा होल्ड्स अप अ पोटैटो चिप एंड से बटरफ्लाई अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द काइंड्स ऑफ सिंबॉलिक थॉट इज अ कैरेक्टराइज्ड सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या फिर वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे हिंदी में आइए, इसको समझ लेते हैं। आसपा आलू के चिप्स को दिखाते हुए, आलू के चिप्स को दिखाते हुए आलू का चिप्स दिखाती है और कहती है देखो ये तो तितली है, तितली है। इस प्रकार की प्रतीकात्मक विचार उसके कौन सी अवस्था में आएगी, तो कौन सी अवस्था में आएगी, देखिए यहाँ पे संवेदी चालक अवस्था तो होगी नहीं। संवेदी चालक अवस्था में क्या होता है कि बच्ची इंद्रियों के माध्यम से जो देखती है उसी को समझ लेती है, जो देखती है उसी को समझ लेती है। यहाँ पे इंद्रियों के माध्यम से उसने चिप्स के बारे में समझ लिया है कि जो तितली है वह चिप्स के जैसी ही दिखती है, चिप्स के जैसी दिखती है। अभी यहाँ पे उसने चिप्स को अपना तितली का रूप बनाया है। तो अब जब उसको जब कोई बताएगा कि नहीं यह चिप्स है, यह तितली है, वह क्या करेगी, अपने स्कीमा में बदलाव करेगी। तो जब स्कीमा में बदलाव करने की कहेंगे तो उसी को हम कहेंगे एकोमोडेशन, जो कि हमने ऊपर पढ़ा। तो यहाँ पे बच्ची के अंदर में चिप्स का भाव पता है, चिप्स जैसा ही तितली देखती है उसको पता है। यहाँ पे क्या होगा, उसे कहेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या उसे कहेंगे पीओएस। क्या कहेंगे, पीओएस। एक होता है सीओएस, एक होता है पीओएस, एक होता है एसएमएस, और एक होता है एफओएस। चलिए तो संवेदी चालक अवस्था को कहेंगे क्या, एसएमएस। वहीं जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसे कहेंगे एफओएस, पीओएस। वहीं पर जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे उसे कहेंगे सीओएस, जिसे कहेंगे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और जो मूर्त अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था उसे कहेंगे क्या, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। चलिए 6 प्रश्न हो गए। 7वें प्रश्न पे आते हैं। 7वें प्रश्न का जवाब क्या है, 7वां प्रश्न देते हैं, ले वाइगोस्की considered which factor to be important in influencing the cognitive development of the children। वह किस बात पर बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में किस बात पर ज्यादा जोर देते हैं, वह किस बात पर ज्यादा जोर देते हैं। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे कई सारी बातें दी हुई हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कल्चर को, लैंग्वेज को, मॉडिफिकेशन एंड बिल्डिंग द स्कीमास, फॉर्मुलेशन ऑफ स्टिमुलस रिस्पांस कनेक्शंस। किसको, 1 और 2, 1 और 3, 3 और 4, और 1 और 3। चलिए हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में क्या कहा जा रहा है, हिंदी से और ज्यादा समझ में आएगा। चलिए कह रहा है लेव वाइगोस्की का, आप लोग जानते हैं कि इन्होंने क्या बनाया होता है, यह कहते हैं सोशल कल्चरल इंटरेक्शन। किसकी बात करते हैं, सोशल कल्चरल इंटरेक्शन की बात करते हैं। सोशल कल्चरल इंटरेक्शन कि बच्चा सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में उससे इंटरेक्शन करके अपनी बातों को सीखता, अपने स्कीमा का विकास करता, अपने संज्ञानात्मक का विकास करता है। इसीलिए इनको कहते हैं क्या,
सामाजिक संरचनात्मक विकास या सामाजिक संरचना जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है वह इन्होंने दिया हुआ है। कंस्ट्रक्टिविज्म और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इन्होंने दिया हुआ है। तो यह क्या कहते हैं, लेव वाइगोस्की के निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होगा, संस्कृति और भाषा, यह दो जो है इंपॉर्टेंट है। स्कीमा का गठन में बदलाव करने की बात जो है पियाजे जी बात करते हैं। उद्दीपन प्रक्रिया के संबंधों का निर्माण यह जो है व्यवहारवादी करते हैं। तो यहाँ पे संज्ञानात्मकवादी जो है यह नहीं होंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 और 2 राइट आंसर क्या होगा, संस्कृति और भाषा, 1 और 2 जो है वो लेव वाइगोस्की जी की बात करते हैं। देखिए सी टेट के प्रश्न इसी प्रकार से आते हैं कि वह एक के कई सारे ऑप्शन देते हैं, तो हमारे पास समय भी कम होता है और हमें उसी हिसाब से लेके जाना भी पड़ता है। चलिए मैं थोड़ा समझाते हुए चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा समय लगेगा, बट फिर भी मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा कि आपका ये जो है वो निपट जाए। आगे बात करते हैं अगली बात में, और लेव वाइगोस्की जी का सवाल है, लेव वाइगोस्की सोशल कल्चरल थ्योरी एम्फेसिस टीचिंग लर्निंग थ्रू, शिक्षण अधिगम किस रूपों में होती है। तो शिक्षण अधिगम किस रूप में होता है, यह जो बात करते हैं, तो कहते हैं कि लेव वाइगोस्की का समाज शास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के किस पर बल देता है। वो पुरस्कार और सजा पर बल देता है, बिल्कुल नहीं। वेधन और प्रत्यास्मरण पर बल देता है, बिल्कुल नहीं। सहकर्मी बातचीत और पाठ पर बात करता है, किस पर बात करता है, पाठ पर, यानी वह जो है एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेशन, जो पीयर लर्निंग, पीयर इंटरेक्शन और स्केप फोल्डिंग, किस पर, पीयर इंटरेक्शन और स्केप फोल्डिंग पर जोड़ देता है। तो यहाँ पे यही क्या होगा, यह सही जवाब होगा। यहाँ पे एक चीज और फेमस जो है वह और भी फेमस है, यहाँ पे कैसे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टीचर होता है, टीचर होता है और यहाँ पे बच्चे होते हैं, यहाँ पे बच्चे हैं, तो ये आपस में जो स्केप फोल्डिंग है वह इसी पर बात करते हैं, और जो ये इंटरेक्शन है वह इंटरेक्शन इसी पे करते हैं। यानी कोलैबोरेशन कैसे करते हैं, टीचर्स के साथ। पहले तो बच्चे आपस में इंटरेक्शन करते हैं, यह बच्चा इससे और यह बच्चा इससे, यह बच्चा इससे भी, यह बच्चा इससे भी, बच्चे एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। वहीं यह बच्चे टीचर से भी इंटरेक्शन करते हैं। तो जब टीचर से इंटरेक्शन करते हैं तो टीचर से इंटरेक्शन को कहते हैं अलग, इसे कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग, इसे कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। जब टीचर से करेगा तो इसे कहेंगे कोऑपरेटिव, और जब बच्चे आपस में कहेंगे उसे कहेंगे कोलैबोरेटिव। या कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव यह दो चीज की है, यह बात को जो है हमें ध्यान में रखना है। कोलैबोरेटिव क्या होता है और कोऑपरेटिव क्या होता है, कोलैबोरेटिव क्या होता है और कोऑपरेटिव क्या होता है। तो कोऑपरेटिव जो लर्निंग होती है, कोऑपरेटिव जो टीचिंग होती है, उसमें शिक्षक का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो टीचर उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, और जो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है उसमें स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पे लेव वाइगोस्की जी क्या बात करते हैं, तो कहते हैं सहकर्मी के साथ में बातचीत करते हुए पहाड़ का निर्माण करना, स्केप फोल्डिंग करना। तो स्केप फोल्डिंग में यहाँ पे जो मोर नॉलेजेबल अदर है वह कौन होंगे, आपस में ही जो ज्यादा जानता होगा वो उसमें मोर नॉलेजेबल अदर हो जाएगा या मोर इंटेलिजेंट पर्सन हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, 9वां प्रश्न लेते हैं। 9वां प्रश्न है, इन चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम टीचर क्या करेगा। अगर एक बात करें चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में, तो शिक्षक की क्या भूमिका होगी। तो शिक्षक की भूमिका होगी, यहाँ पे कोई भूमिका नहीं होगी, शिक्षक की निष्क्रिय भूमिका होगी। शिक्षक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा और संस्कृति का निर्माण करता है। बच्चों को निर्देश देने के लिए तानाशाह की भूमिका निभाता है, नहीं। एक जो बाल केंद्रित शिक्षा है जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म या प्रोग्रेसिव क्लासरूम, इसी को कहते हैं क्या, प्रोग्रेसिव क्लासरूम, इसी को कहते हैं प्रोग्रेसिव क्लासरूम। प्रोग्रेसिव क्लासरूम कैसी होगी, तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम में शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होगी, गलत है। शिक्षक एक निष्क्रिय भूमिका निभाता नहीं, यहाँ पे शिक्षक जो है निष्क्रिय भूमिका निभाता नहीं, निभाता है, भूमिका निभाता है, निष्क्रिय भूमिका नहीं निभाता है, बट या सक्रिय भूमिका भी निभाता है, तो निष्क्रिय भूमिका भी नहीं निभाता है। शिक्षक का काम क्या है, अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक उत्साह और संस्कृति का निर्माण करना, यही उसका काम है। क्या काम है, तो यह काम है उसका अधिगम को बढ़ावा देना और एक सहयोगात्मक उत्साह संस्कृति का निर्माण करना। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, क्रिएट अ कोलैबोरेटिव क्लासरूम इथोस द प्रमोटिंग लर्निंग। यहाँ पे वह एक क्लासरूम दे देगा और उस क्लासरूम में बच्चे आपस में क्या करेंगे, वह एक कोलैबोरेटिव क्लासरूम का निर्माण करेंगे। चलिए यहाँ पे वह खाली एक फैसिलिटेटर का काम करेगा। जवाब क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा। यहाँ था 9वें प्रश्न का जवाब था क्या, 3। चलिए आते हैं 10वें प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है, कह रहा हिंदी में लेते हैं, चलिए हिंदी में लेते हैं। उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित किया है। तो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत यहाँ पे या क्या कहते हैं, सोशल, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे कह रहा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन जब मैंने मेरी क्लास पढ़ाई हुई थी, आप यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हैं। हमने लॉरेंस कोहलबर्ग के तीन क्लासें हुई हैं। 3 क्लासों में, एक में मैंने लॉरेंस कोहलबर्ग को बिल्कुल विस्तार में उनका परिचय दिया हुआ है, दूसरे में हमने स्टेजें बताए हुए, और तीसरे में जो 6 चरण, जो एक के 3 चरण है, यहाँ पे प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, इन तीनों में क्या है, 2-2 स्टेज है।
दो स्टेज है। तो इन दो स्टेज में हमने बताया हुआ है कि कैसे बच्चे जो है आज्ञाकारी बनते हैं, कैसे अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनते हैं, कैसे वह नियमों को समझते हैं और वह कैसे आगे जाकर के नियमों को तोड़ते हैं। तो यह जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे आते हैं 10वां प्रश्न लेते हैं। 10वें प्रश्न का जवाब क्या होगा? तो आदर्श पारस्परिकता की समझ यह होगा नहीं। सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण है, यह भी नहीं है। या जो है वह यह इसमें आता है कंक्रीट ऑपरेशन, जो यहाँ पे जो कन्वेंशनल स्टेज है इसमें आता है, यह भी नहीं होगा। मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीलेपन का उपकरण, यही क्या होगा? जवाब यह होगा 3। जो 10वें का जवाब क्या है? वह 3 है कि ऐसे नियम बनाना, वह लचीलापन बनाना कि मानव उसमें उस नियमों को बना सके। यहाँ पे जो है यह कि सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास जो है वह इसी के तहत आता है। किसके आता था? 3 के तहत आता है। विवेक स्वपूर्ण नैतिक सिद्धांतों का कार्यवाही को परिभाषित किया गया है, यह तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जवाब क्या होगा? वो होगा 3 होगा। 3 होगा। और यह किसमें आता है? पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में आता है, जिसमें हिंज की घटना बताई गई। हिंज का नैतिक विकास, नैतिक जो डायलेमा है वह इसमें चर्चा करी गई। हिंज का नैतिक दुविधा जो है वो इसमें चर्चा करी गई। चलिए, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ अच्छी तरह से। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ वो यूट्यूब पे हमारा चैनल जो है उस पर देख सकते हैं। आगे बात करते हैं। अगली बात है हार्वर्ड गार्डनर से मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात है। हार्वर्ड गार्डनर की जो थियरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस, उसमें बात करते हैं इंडिविजुअल्स हाई ऑन इंटेलिजेंस कैन इंगेज एन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में किसमें आएगा? एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इजीली कैन मैनिपुलेट द सिंबल्स, सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो वह क्या आएगा? वह आएगा क्रिएटिव इंटेलिजेंस आएगा, वह स्पेशियल इंटेलिजेंस आएगा, वह लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस आएगा, या वह नेचुरल इंटेलिजेंस आएगा। यहाँ पे देखिए क्रिएटिव इंटेलिजेंस इन्होंने दिया नहीं है, स्पेशल इंटेलिजेंस दिया है। स्पेशल इंटेलिजेंस किसमें आता है? जो लोग जहाज पे काम करते हैं, या जो जहाज में जो जहाज चलाते हैं, या जो पानी में जहाज हो, या आकाश के जहाज हो, वह जिनको स्थान के बारे में स्थानिक गति जो है पता होती है वह होती है। तो यह होगा नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है? जो है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करने में, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में क्या आएगा? आएगा लॉजिको मैथमेटिकल। तो लॉजिको मैथमेटिकल जो है यह जवाब क्या होगा? सही होगा। यहाँ पे तार्किक गणितीय जो बुद्धि है वह इनके अंदर में आती है, नेचुरलिस्टिक जो बुद्धि इसमें नहीं आती है। तो क्या होगा? होगा 3। 3 होगा यहाँ पे। तार्किक बुद्धि जो है तर्क शास्त्री गणिती जो है वह इसके तहत आती है, हार्वर्ड गार्डनर की जो बुद्धि के सिद्धांत के तहत। चलिए आते हैं 12वां प्रश्न लेते हैं। 12वां प्रश्न है, 12वां प्रश्न चलिए हिंदी में पढ़ते हैं 12वां प्रश्न को। यहाँ पे कह रहा है भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी। सही बात है, हमारा भारत जो है वह बहुभाषी देश है, तो इसलिए बहुभाषी होगा। इसमें शिक्षक को किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो शिक्षक को इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो शिक्षक को संसाधन के रूप में देखा जाए, एकदम सही है। एक बाधा के रूप में तो बिल्कुल सही नहीं है। एक बोझ के रूप में ये तो बिल्कुल भी सही नहीं। एक समस्या के रूप में यह भी बिल्कुल सही नहीं है। तो शिक्षक को जो बहुभाषी बच्चे हैं उनको एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई हिंदी जानता है, कोई अंग्रेजी जानता है, कोई जो है वह तमिल जानता है, कोई तेलुगु जानता है, या कोई मराठी जानता है, कोई बंगाली जानता है, कोई भोजपुरी जानता है। तो अब यहाँ पे अलग अलग प्रकार के अगर बच्चे एक ही क्लास में है, ये सारे बच्चे एक ही क्लास में है, तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बच्चे जो है यह एक दूसरे को सिखाएंगे, एक दूसरे के सिखाएंगे, तो बहुभाषा का निर्माण होगा। और एनईपी 2020 में, एनईपी 2020 में इसी बात की डिमांड करी गई है कि हमारी जो क्लासरूम होगी वो क्या होगी? मल्टीलिंगुअल होगी। तो मल्टीलिंगुअल की चर्चा करेंगे। तो ऐसे बहुभाषी को शिक्षक को एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से। चलिए हिंदी में लेते हैं 13वें प्रश्न। एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है, और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए कहता है। यह किस प्रकार की धारणा है? तो यह किस प्रकार की धारणा कहलाएगी? जो 13वां प्रश्न है वह कैसा कहलाएगा? यह कहता है कि लड़के लड़के बहुत ज्यादा जोर वाला काम कर सकते हैं, वह उनके पास ताकत होती, ताकत में हिला डुला सकते हैं, और लड़कियां साफ सफाई करती हैं, तो लड़कियों को साफ सफाई करने वाला काम देना चाहिए। यह क्या है? यह एक प्रकार की जेंडर रूढ़िवादिता है, जिसे कहेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप। इसे क्या कहेंगे? जेंडर स्टीरियोटाइप। यहाँ पे जवाब क्या होगा? देखिए यहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइप है, जेंडर आइडेंटिटी है, यह नहीं होगा। जेंडर स्टेबिलिटी, यह भी नहीं होगा। जेंडर इक्वालिटी है, यह भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जवाब क्या होगा? यहाँ पे होगा जेंडर की रूढ़िवादिता। कि वही पुरानी जो है परंपरा चली आ रही है कि बच्चे काम कर सकते हैं, बाहर का काम कर सकते हैं, मेहनत वाला काम कर सकते हैं, जोर वाला काम कर सकते हैं, ताकत वाला काम कर सकते हैं। लड़कियां ताकत वाला नहीं काम कर सकती हैं। लड़कियां झाड़ू पोछा करने का काम है, उनका खाना बनाने का काम है। यह पुरानी बातें होगी। तो पुरानी बातें इसमें नहीं आएंगी। क्या आएंगी? यह आएगा, यह जेंडर रूढ़िवादिता है जिसको बदला गया है। लड़कियां बहुत सारे काम कर रही हैं, लड़कियां आर्मी में जा रही हैं, लड़कियां जो एरोप्लेन चला रही हैं, लड़कियां साइंस में आ रही हैं, हर जगह पे लड़कियां आ गई। इसलिए यह जेंडर स्टीरियोटाइप जो है वह यहाँ पे बात होगी। चलिए आइए बात करते हैं
कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसे कहेंगे एनईपी 2020 का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? कह रहा है कि आकलन, जिसमें परख की बात करी गई। किसकी बात करी गई है? परख की। परख की बात करी गई है एनईपी 2020 में, PARAKH, परख। यहाँ पे परख की बात करी गई है। तो परख जो है यह, अब इसका काम क्या है, इसको क्या कहता है कि विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण करना, प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो है यहाँ पे करना, या फिर आकलन के योगात्मक तरीके लेकर, या परीक्षा के लिए सीखना। यहाँ पे देखिए, परीक्षा के लिए सीखना यह गलत है, आकलन के लिए योगात्मक तरीके लगाना यह भी गलत है, प्रत्यास्मरण यानी रिकॉल आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछना यह भी गलत है। क्या करना यहाँ पे? आकलन का मतलब क्या होगा कि बच्चे एकदम, उनके अंदर में क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे के अंदर में विकास हो, बच्चे एनालिसिस करें, ऐसे उच्च प्रकार के कौशल जो है वह देखना, उच्च प्रकार के कौशल पूछना या उच्च प्रकार के बातें पूछना। क्या कह रहा है? टेस्टिंग हायर ऑर्डर स्किल्स सच एज एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो यहाँ पे असेसमेंट का मतलब क्या होगा? असेसमेंट का मतलब जो होगा वो ये होगा कि बच्चों का हायर ऑर्डर की थिंकिंग जो है वह जानना। यहाँ पे एनईपी 2020 में कह रहा है असेसमेंट इस रूप में करेंगे कि बच्चे का हायर ऑर्डर की स्किल जो है वह जानी जाए, क्रिटिकल थिंकिंग का एनालिसिस किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, 15वां प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हर क्लास अ टीचर शुड, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए? कह रहा है हिंदी में, देखिए इसको, हिंदी में प्रश्न है। कह रहा है एक शिक्षक अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है? यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को किस रूप में ध्यान रखेगी? वह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, एकेडमिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों का नामांकन करना, वो पृथककरण करना। तो पृथककरण तो किसी को करा नहीं जा सकता, ये तो बिल्कुल गलत होगा, इसको छोड़ते हैं, अभी देखेंगे। शारीरिक दृष्टि से दिव्यांग बच्चों को उनके प्रस्तावित विशेष स्कूल में भेजना, यह तो बिल्कुल गलत है। आप समावेशी विद्यालय को छोड़ करके विशेष विद्यालय भेजेंगे, क्यों भेजेंगे भाई? यह भी गलत है। कक्षा में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित करके प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, खाली एक ही कल्चर को बढ़ावा देना कि बच्चे खाली जो गिफ्टेड है वही बच्चे पढ़ेंगे, या जो बच्चे मिडिल एवरेज के हैं वही पढ़ेंगे, या एक भाषा को जानने वाले बच्चे पढ़ेंगे, या एक कल्चर को जानने वाले पढ़ेंगे, यह तो गलत है। तो यहाँ पे मल्टी कल्चर तो आएगा। यहाँ पे जवाब क्या होगा? यह स्वीकार करना कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। यह हमने भी पीछे पढ़ा, एक प्रश्न आया हुआ था कि अगर कोई मल्टीलिंगुअल है या मल्टी कल्चरल क्लासरूम है या बहुभाषी क्लासरूम है, तो उस बहुभाषी क्लासरूम को संसाधन के रूप में समझना। यहाँ पे एक संसाधन के रूप में समझना, यह अभाव नहीं है। यह जवाब क्या होगा? यह स्वीकार करना कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, इससे हम बहुभाषी रूप में देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न भी हिंदी में लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है समावेशी शिक्षा की में किसी आवश्यकता है। यहाँ पे कह रहा है समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? तो सीखने का अनुकूल माहौल बनाना, विद्यार्थियों का नामीकरण करना, विद्यार्थियों को अलगाव करना, रूढ़िवादिता को मजबूत करना। देखिए यह भी नहीं है, रूढ़िवादिता को मजबूत नहीं करेंगे, विद्यार्थियों का अलगाव करेंगे, यानी जो दिव्यांग बच्चे उनको अलग कर देना, या अलाभित बच्चे उनको अलग कर देना, विद्यार्थियों को नौमीकरण करना, यह भी नहीं होगा। यहाँ पे होगा क्या? सीखने का अनुकूल माहौल बनाना। तो समावेशी शिक्षा में सीखने का एकदम अनुकूल माहौल बनाना, यानी ऐसा माहौल बनाना, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बनाना, जहाँ पे कि सारे बच्चे जो है वो आ जाए। तो कंडक्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे एक लर्निंग एनवायरनमेंट का जो है वह माहौल क्रिएट करना, यह होगा उसका जवाब। चलिए 17वां प्रश्न लेते हैं। 17वां प्रश्न है स्टूडेंट हैविंग अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, एडीएचडी। एडीएचडी यहाँ पे देखिए यह गलत है। यहाँ पे जो यह एडी नहीं होता, एडीएचएडी नहीं होता है, यहाँ पे होता है एडीएचडी। इसे कहते हैं एडीएचडी। यहाँ पे भी यह सवाल गलत दिया हुआ है, इसे कहते हैं एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पे देखिए यही है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इसी को एडीएचडी कहते हैं, एडीएचएडी नहीं कहते। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एडीएचडी। अब एडीएचडी वाले बच्चों को में जो उनकी चैलेंजेस है उसको कैसे पहचान करेंगे, यह प्रश्न पूछ रहा है। देखिए यहाँ कह रहा है कि जो वो विद्यार्थी जिनमें ध्यान नियुक्ता अति सक्रियता विकार एडीएचडी है, उनकी पहचान किस क्षेत्र में सामने आने वाली चुनौतियों से की जा सकती है। तो ऐसे बच्चों में कौन कौन सी चुनौतियां आती है वह ध्यान में करना है। यहाँ पे 17वें प्रश्न का जो जवाब है वह देखना है। तो लिखित पाठ को समझने में, किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखने में, स्थितियों का अवबोधन और समझने में, या पर्याप्त ऊर्जा को बनाए रखने में। यहाँ पे जो क्या होगा, देखिए लिखित पाठ को समझने में, या डिसलेक्सिया वाले बच्चों को समस्या आती है,
स्थितियों का अवबोधन व समझने में, यहाँ यहाँ इनमें समस्या नहीं है। पर्याप्त ऊर्जा स्तर बनाए रखने में, इसमें भी समस्या नहीं है, यानी इनके पास बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। यहाँ कह रहा है कि किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखने में, यहाँ पे क्या होता है, इनका ध्यान में कमी होती है। ध्यान में कमी होती है, ध्यान में कमी होने की वजह से यह किसी कार्य को लंबे समय तक जारी नहीं रख सकते हैं। तो जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न क्या? 18वां प्रश्न है सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विथ लर्निंग डिफिकल्टीज इन रीडिंग रिक्वायर्स। अगर हमें एक एक मतलब हमारे समावेशन को सक्सेसफुल बनाना है तो क्या करना होगा? यहाँ पे चलिए हिंदी वाला ले लेते हैं। कह रहा है कि वो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है, उनके सफल समावेशन के लिए किस प्रकार की आवश्यकता होती है? पठन कौशल। यहाँ पे डिसलेक्सिया की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? देखिए अंग्रेजी में देखिए, कह रहा है कि सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ द स्टूडेंट विद लर्निंग डिफिकल्टीज इन रीडिंग। रीडिंग में क्या होती है? जो बच्चे रीडिंग में समस्या है उसे कहते हैं डिसलेक्सिया, जिसे डिसलेक्सिया भी कहते हैं। ऐसे बच्चों के सफल समावेशन के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? बहुभाषा विषयों को अनिवार्य शिक्षा देना। बहुभाषा के रूप में देंगे तो बच्चे रीडिंग में कैसे करेंगे? तो होगा नहीं। भाषा विषयों में उचित छूट, यह समथिंग थोड़ा सही हो सकता है। चलिए तो और आगे लेते हैं, और आगे लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है विद्यार्थियों के लिए दंड का बार बार उपयोग करना, यह भी देखिए यह बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं। चलिए यहाँ पे कह रहा है विद्यार्थियों का अस्थायी अलगाव करेंगे, तो यह भी नहीं होगा। अस्थायी रूप से अलगाव करेंगे तो नहीं होगा। यहाँ पे जो मैंने कहा था यह सही हो सकता है। भाषा विषयों की उचित छूट, तो भाषा विषयों में उनको छूट देना। बच्चा अगर हिंदी में सीखना चाहता है तो हिंदी में उसे, अगर उसकी रीडिंग पर प्रभावित हो रही है, बच्चा हिंदी में सीखना चाह रहा है तो हिंदी में सीखने दो। बच्चा अंग्रेजी में सीखना चाह रहा है, बच्चे को अंग्रेजी में सीखने दो। बच्चा साइन लैंग्वेज में सीखना चाह रहा है, बच्चे को साइन लैंग्वेज में सीखने दो। बच्चा जिस भाषा में सीखना चाह रहा है उस भाषा में बच्चे को छूट दो। तो बच्चा प्रथम L1 के आधार पे, बच्चे की जो मातृभाषा है L1 के आधार पे L2 वह आसानी से सीख पाएगा। L1 उसकी होगी मातृभाषा और L2 होगी उसकी दूसरी भाषा। तो L1 को बेस बना करके बच्चा L2 सीख पाएगा। तो सक्सेसफुल इंक्लूजन क्या होगा कि जब बच्चों को भाषा में छूट दी जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 8वां प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे भी इसको ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन चुनना है। चलिए हिंदी में लेते हैं, हिंदी में लेकर के ऑप्शन चुने। यहाँ पे कह रहा है उपकरण और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूलित करने से निम्नलिखित में से किससे समावेशन में मदद मिलेगी? जो हमारे पास एड एंड अप्लायंसेस है उनको अनुकूलित करने से किसमें सक्सेसफुल में जो है वह मिलेगी, उसमें इंक्लूजन करने में मदद मिलेगी। यहाँ पे अंग्रेजी में क्या लिखा है, एक बार अंग्रेजी में भी देख लेते हैं। अंग्रेजी में लिखा ऑप्टिमाइजिंग एक्सेस टू टूल असिस्टिव टेक्नोलॉजी विल हेल्प इन इंक्लूजन। हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से और इंक्लूजन को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, तो क्या क्या यूज करेंगे? यहाँ पे कह रहा है यूज करने की बात कर रहा है। तो अगर हमें असिस्टिव डिवाइस को यूज करना है तो उससे कौन कौन सी ऐसी बातें यूज करेंगे, किनको किनको ज्यादा यह बढ़ावा मिल सकती है, किन किन लोगों को बढ़ावा जो है उसकी मिल सकती है, तो ये किसको किसको जो है मिल सकती है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि वे विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित तो उनको मिलेगी, बिल्कुल उनको मिलेगी। वे विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता और अतिशीघ्रता विकार है इनको भी मिलेगी, बहुत मिलेगी। वे विद्यार्थी जिन्हें प्रमस्तिष्क की परीक्षा कहा था, देखिए उनको भी मिलेगी, या यहाँ पे इनको भी मिलेगी। असाधारण प्रतिभा छात्र वाले बच्चे, इनको भी मिलेगी। तो यहाँ पे जवाब क्या होगा? 1, 2 और 3, 4। यहाँ पे क्या होगा? सभी को मिलेगी। अगर हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से सारे बच्चों को समावेशन में सारे बच्चों को मदद मिलेगी। दृष्टिबाधित बच्चों को मिलेगी, जो एडीएचडी वाले बच्चे हैं उनको मिलेगी, जो सेरेब्रल पॉलिसी वाले बच्चे हैं उनको मिलेगी, और जो गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं, जो असाधारण प्रतिभा वाले बच्चे हैं, वो भी इसमें मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं 20वां प्रश्न पे। 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। यहाँ पे हिंदी में लेते हैं 20वें प्रश्न को भी। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी दिव्यांगता से संबंधित विद्यार्थियों में समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही उम्र है? कौन सा समायोजन करने के लिए कौन सी रणनीति जो है यहाँ पे सही है? तो कौन सी सही है? तो प्रतिभाशाली, आसान व बहुत ही सरल सामग्री देना, तो ये तो देखिए होगा नहीं। स्वलीनता, कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना, तो देखिए यह भी मुझे नहीं लगता यह उतना सही है, यह भी नहीं सही होगा। पठन वैकल्पिक, जिसको कहते हैं डिसलेक्सिया कहते हैं, जिसको पढ़ने में समस्या होती है, पढ़ने में समस्या, डिसलेक्सिया वाले। उत्तम चित्रों के आधार पर गद्य कार्य देना, देखिए यह भी नहीं होगा। उत्तम चित्रों के आधार पर कह रहा वाकहानी, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया के लिए सामान्य समय देना, देखिए यही है। यहाँ पे अगर जो बच्चे स्पीच डिसऑर्डर वाले बच्चे हैं उनके लिए धैर्य दिखाना, धीरे धीरे बोलेगा बच्चा, बोलेगा, प्रतिक्रिया देने के लिए उसे समय देना, बोलेगा, थोड़ा समय लेगा, कमल ऐसे बोलेगा। तो ऐसे जो स्पीच इंपेयर्ड वाले बच्चे हैं, आप थोड़ा सा रिलैक्स रखो, थोड़ा समय दो, एक 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 30 सेकेंड का समय दो, 1 मिनट का समय दो, तो 30 सेकेंड में 1 मिनट में बच्चा जवाब देगा।
तो देगा, तो वहां पे आपको धैर्य रखना चाहिए। तो जवाब क्या होगा यहाँ पे 4। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे होगा 4, 20वें का जवाब था 4। 21वां लेते हैं, 21वां लेते हैं। 21वें में कह रहा है अधिगम तब प्रभावित होगा, कब होगा? जब जब क्या होगा? वह 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 बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित होगा। नहीं, देखिए बाहरी प्रेरक से बच्चा कितना देर तक चलेगा? वह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा? नहीं, यह भी नहीं होगा। विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य को पूरी तरह से शिक्षक द्वारा तैयार किया गया हो, तभी बच्चे में वह जो है वह अधिगम प्रभावी नहीं होगा। सारा कुछ अगर टीचर बनाएगा तो टीचर सेंट्रिक हो गया, तो यहाँ पे बच्चा जो है वो सीख नहीं पाएगा, तो यह भी नहीं होगा। विद्यार्थी को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाए, बहुत बढ़िया। यह जवाब होगा क्या? यही 4 होगा। जवाब बिल्कुल 4 होगा। विद्यार्थियों को अपने अधिगम स्वयं लक्ष्य निर्धारित करने के अवसर दिए जाए, यह जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, 22वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। चलिए इसका भी हम हिंदी में लेते हैं, अंग्रेजी में लिखा हुआ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो इसको लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे ने कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म और जो है वह लेव वाइगोस्की ने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का संकल्पना दिया हुआ है। आइए यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावादी दृष्टिकोण को देखते हैं, क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे 22वां प्रश्न है, 22वें प्रश्न का जवाब लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है शिक्षण अधिगम की रचनावादी दृष्टिकोण में क्या होगा? सूचना की निष्क्रिय प्राप्ति पर जोर देना। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे पैसिव जो है जोर देना, तो बच्चे पैसिव नहीं होंगे, यहाँ पे बच्चे एक्टिव रहते हैं। यहाँ पे बच्चों की बुद्धि लब्धि की गणना को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे यह भी नहीं होगा, यहाँ पे यह भी नहीं होगा। चलिए आगे लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखना। देखिए यहाँ पे जो है यही 22वां जवाब जो है, 22वें का तीसरा वाला जो जवाब है, अधिगम को अर्थपूर्ण निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखना। बच्चे क्या करें? अर्थ बनाएं। वहां पे बच्चे करें और करके सीखें, और साथ साथ में उनका मीनिंग भी बनाएं। यहाँ पे जवाब क्या होगा? यहाँ पे 3। क्रमादेशित निर्देश के उपयोग पर केंद्रित होना, यह भी जवाब नहीं होगा। चलिए इसको अंग्रेजी में एक बार देख लेते हैं। तो कह रहा है कि लुक एट द लर्निंग एज अ प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। बच्चे क्या करें? मीनिंग बनाएं। जो भी समझे उसको समझ करके करें, समझ करके करें, उसको उसका मीनिंग बनाते हुए करें। तो जवाब क्या होगा यहाँ पे? 22वें का जवाब था क्या? 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न पे, 23वां प्रश्न है, इसको भी हिंदी में लेंगे। एनईपी 2020 पर देखिए, एनईपी 2020 पर प्रश्न आया हुआ है। 21 में एनईपी 2020 पर आया, और जो हमारा 22 का जो जवाब था, अब आगे वाला जो सीटेट होगा, उस आगे वाले सीटेट पर जो हमारा जो एनसीएफ आ रहा है, जो एनसीएफ आ रहा है उस एनसीएफ पर होगा, और एनईपी 2020 पर होगा, और एनसीएफ टी पर होगा। तो यह सब जो नई नई चीजें आ रही हैं, इन नई नई चीजों पर हमारा जो आने वाला एग्जाम है उनमें जरूर आएंगे। देखिए एनईपी 2020 पर 2 प्रकार के प्रश्न आए हैं। एनईपी अब तक दो दो नहीं 3 आ गए हैं। इस एग्जाम में 3 प्रश्न आ गए प्राइमरी लेवल पे। तो समझिए कि कितना रिसेंट कितनी चीजें पूछी जा रही है। तो आप लोग भी बिल्कुल एकदम रिसेंट तैयार रहिए। एनईपी 2020 पर तैयार रहिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट पर तैयार रहिए, एनसीएफ पर तैयार रहिए। एनसीएफ पुराना वाला और एनसीएफ नया वाला जो दोनों ड्राफ्ट वो भी अब आ चुका है, उसको भी देख करके पढ़िए, तो यह बिल्कुल सही होगा। कह रहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस की ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? यह सीखना कि कैसे सीखना है, इस पर बदलाव दे रही है, या 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 फिर या इस पर बदलाव दे रही है कि या ये इस पर बदलाव दे रही है रटकर करने की सीखने की प्रक्रिया। तो चलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा रखते हैं, इसको थोड़ा सा रखते हैं। यहाँ पे देखिए यह वाला जवाब, यहाँ पे जो है यह वाला जवाब कि पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि करना, देखिए यह बिल्कुल नहीं है। मानकीकरण करना, यह भी बिल्कुल नहीं होगा। तो होगा क्या यहाँ पे? यहाँ पे जवाब क्या होगा? होगा एक, यह सीखना कि सीखना कैसे, यह सीखना कि सीखना कैसे है, लर्निंग कैसे करनी है, यह सीखना। इस पर यह जोर देती है बच्चों को ऐसा माहौल प्रदान करना कि बच्चे सीखे यह सीखे कि सीखना कैसे है। उनको छोड़ दो माहौल में, बच्चे सीखे अपने अपने से करके सीखेंगे। तो करके सीखना, आओ करके सीखे। हमने पुरानी हमने हमारा जो पाठ्यक्रम में था अपने प्री प्राइमरी में वही चीज यहाँ पे लाई जा रही है। तो यह सीखना कि सीखना कैसे है, यह इस पर जोर दें। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे 24वां प्रश्न लेते हैं। 24वें प्रश्न में है अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण किसके उपयोग, यहाँ पे यह है। यहाँ पे कह रहा है कि एनालिसिस, यहाँ पे कह रहा है कि एप्लीकेशन एनालिसिस और सिंथेसिस आर एग्जांपल ऑफ यह क्या है? ब्लूम का है, इसकी है ब्लूम की टैक्सोनॉमी से लिया गया है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी से 1956 में ब्लूम जी ने अपना एक और जो है वो ब्लूम की टैक्सोनॉमी दी थी, जिसमें उन्होंने कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, यह 3 डोमेन के आधार पर जो कॉग्निटिव डोमेन है उसमें कुल 6 चरण बताए थे। 3 हायर ऑर्डर के थे, 3 हायर ऑर्डर के थे और 3 लोअर ऑर्डर के थे। 3 हायर ऑर्डर के थे और 3 लोअर ऑर्डर के थे। तो लोअर ऑर्डर के कौन थे? तो यह था नॉलेज था, अंडरस्टैंडिंग था, एप्लीकेशन था। यह लोअर ऑर्डर के थे। यहाँ पे जो हायर ऑर्डर का था
वह था क्या, वहां पे था एनालिसिस, सिंथेसिस, एनालिसिस, सिंथेसिस और क्या, तो था इवेल्युएशन। अगर हम बात करें तो अगर हम इन तीनों को ले, यहाँ पे कह रहा है उच्च क्रम का चिंतन, निचले क्रम का चिंतन, घोषणात्मक चिंतन, प्रतीकात्मक चिंतन, तो देखिए ये होगा नहीं, यह भी होगा नहीं, निचला तो है नहीं क्योंकि इसमें दिया है विश्लेषण और संश्लेषण। यहाँ पे देखिए इन दोनों को दिया हुआ है, तो हम अगर इसको भी ले लें तो क्या होगा, यह भी उच्च क्रम से ही स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, यह उच्च क्रम का चिंतन, उच्च क्रम का चिंतन होगा। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से देखिए उच्च क्रम का स्टार्ट हो जाता है। अंडर यहाँ पे एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, या तीनों जो है किसके होंगे, उच्च क्रम का चिंतन कौशल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25वां प्रश्न लेते हैं। 25वां प्रश्न कह रहा है यह अल्टरनेटिव बिलीफ, यह जो है उस पर बात कर रहा है कि यह यहाँ पे वैकल्पिक धारणाओं को संबोधन करने के लिए, विद्यार्थियों की ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधन करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। तो निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है, 25वें का जवाब जो है देखते हैं, ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचार को व्यक्त करने के लिए, अपने विचार को व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित महसूस करें। प्रतिबंधित तो बच्चों को महसूस ही नहीं कराना है, यह तो बिल्कुल गलत है। विषय वस्तु को शिक्षक केंद्रित शिक्षा के माध्यम से बनाना, देखिए टीचर सेंटर तो है नहीं, तो भी गलत होगा। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके, वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके यानी उनको ऑप्शनल चीजें मिले, यह जो है वह जवाब सही हो सकता है। चलिए इसको हम थोड़ा छोड़ के रखते हैं, आगे चलते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका की उपेक्षा करना, अगर यहाँ पे उसको जोड़ना होता तो वाइगोस्की का जवाब होता, क्या कह रहा है, उपेक्षा करना। उपेक्षा करना तो देखिए होगा नहीं, अगर यहाँ पे अगर जोड़ते, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़ करके बात करते तो यह होता, यहाँ पे जोड़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ उपेक्षा कर रहे हैं, तो गलत होगा। यहाँ पे जवाब क्या होगा, यहाँ पे होगा 3, राइट आंसर क्या होगा, 3 होगा। कैसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां बच्चे, हमने पीछे सीखा ना कि एनईपी 2020 कह रहा है, वह कह रहा है कि सीखना कैसे सीखना है, वह जो उस पर जोर दे रहा है। तो वैसे यहाँ भी कह रहा है कि सीखना कैसे सीखना है, उसके लिए विकल्प ढूंढना, तो विकल्प ढूंढने के लिए ऐसा परिस्थितियां उत्पन्न करना। जवाब क्या होगा 25वें का, 3 होगा, राइट आंसर था वो 3, सही जवाब था 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26वां प्रश्न लेते हैं। 26वां प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं, 26वां प्रश्न लेते हैं। 26वां प्रश्न, 26वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से देखिए। कह रहा है कि द फॉलोइंग शुड बी प्रमोटेड बाय ए टीचर, कौन सी चीज टीचर्स के द्वारा प्रमोट की जाती है, निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो महारत हासिल करने में दिशा उन्मुख का लक्ष्य, परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। चलिए इसको हम अंग्रेजी में देखते हैं, अंग्रेजी में अच्छा दिया होगा, अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स। तो यहाँ पे देखिए यह सही हो सकता है। अवॉइडेंस, यहाँ पे अवॉइडेंस है तो गलत होगा, बिल्कुल अवॉइड करना ही नहीं है। अप्रोच ओरिएंटेड परफॉर्मेंस गोल, परफॉर्मेंस के आधार पे भी नहीं कर सकते हैं। अवॉइडेंस ओरिएंटेड परफॉर्मेंस गोल, तो यह भी नहीं। जवाब क्या होगा यहाँ पे, अप्रोच ओरिएंटेड मास्टर गोल्स। तो 26 का जवाब क्या होगा यहाँ पे, अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स, यह होगा राइट आंसर। चलिए तो 26 का जवाब होगा क्या, या महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, यह जवाब सही होगा। चलिए 27वां प्रश्न है, 27वां प्रश्न है, अ टीचर शुड बी inculcated a sense of among her learner belonging, exclusion, inferiority या alienations। क्या कह रहा है, एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों में की भावना पैदा करनी चाहिए, कौन सी पैदा, जुड़ाव की भावना, बहिष्करण की भावना, हीनता की भावना या अलगाव की भावना। देखिए अलगाव की भावना तो करना नहीं है, हीनता की भावना व्यक्ति नहीं करवाना है, और बहिष्करण की भावना नहीं, जुड़ाव की भावना। बच्चे एक दूसरे के साथ में कैसे कनेक्ट हो, कैसे एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो, यह सारे बच्चे आपस में कैसे कनेक्ट हो, यह भावना जो है विकास करना है टीचर के अंदर में। बच्चे एक दूसरे के साथ में, एक बच्चा यहाँ पे है, एक बच्चा यहाँ पे है, और एक बच्चा यहाँ पे है, ये सारे बच्चे आपस में कैसे जुड़े, या ऐसे बातें करें, या ऐसे बात करें, या ऐसे बातें करें, आपस में कैसे जुड़े, यह जो है टीचर को अपने बच्चों में भावना पैदा करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 28वां प्रश्न लेते हैं। 28वां प्रश्न है एजर्सन और रीजन। चलिए क्या कह रहा है, हिंदी में लिखते हैं। हिंदी में कह रहा है एजर्सन और रीजन को, क्या कह रहा है कि 28वां प्रश्न है, शिक्षिका को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थी को उनसे अधिगम की अपेक्षा की जाती है और वे पहले से जानते हैं, के बीच में संबंध स्थापित करना को सुसाध्य करना। चलिए यह सही हो सकता है। पूर्व ज्ञान नई अवधारणा के अधिगम में कोई भूमिका निभाता है। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल गलत है। कह रहा है पीके, पीके जो है, पीके एनके में, न्यू नॉलेज में पीके एनके में कोई भूमिका नहीं निभाता, पीके के आधार पे ही एनके बनता है भैया। यहाँ पे तो यह गलत होगा, कारण जो है गलत है, कारण गलत है, पीके के आधार पे ही न्यू नॉलेज बनता है, तो ये गलत होगा, पहला सही हो सकता है। तो ए और आर दोनों सही है, ए आर गलत की, ए आर की सही व्याख्या करता है, गलत है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर की व्याख्या नहीं करता है, यह भी गलत है। तो यहाँ पे तो दूसरा वाला तो बिल्कुल ही गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, बिल्कुल सही। जवाब क्या होगा यहाँ पे 3 होगा।
राइट आंसर होगा क्या? 3। चलिए आगे बढ़ते हैं 29वां प्रश्न को। 29वां प्रश्न है, 29वां प्रश्न किस पर है? तो यहाँ पे मोटिवेशन से संबंधित है 29वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप है? तो प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा का जो भाग है वह किससे है? दंड से बचाव आंतरिक प्रेरणा? नहीं, यह तो बाह्य प्रेरणा होती है। नगद पुरस्कार आंतरिक नहीं, यह भी बाह्य प्रेरणा होती है। यह भी आंतरिक प्रेरणा नहीं, बाह्य प्रेरणा होती है। जिज्ञासा बाहरी प्रेरणा नहीं, जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा होती है। रुचि ये क्या है? आंतरिक प्रेरणा। तो जवाब क्या होगा यहाँ पे? 4 होगा। राइट आंसर होगा क्या? 4। 29 का जवाब क्या होगा? 4। जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा होती है, यहाँ पे बाहरी प्रेरणा लिखा है। नगद पुरस्कार बाह्य प्रेरणा होती है, इसको आंतरिक प्रेरणा लिखा हुआ है। दंड से बचाव यह बाह्य प्रेरणा होती है, इसे आंतरिक प्रेरणा। यहाँ पे जवाब क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? 4। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फॉर इफेक्टिव लर्निंग टू टेक प्लेस व्हाट शुड बी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस? फॉल्स और फेल्योर, फियर ऑफ फेल्योर, चिल्ड्रंस सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, रिवॉर्ड फॉर सक्सेस, सेंस ऑफ कंप्लीशन। तो 30वें का जवाब देख लेते हैं हिंदी में। चलिए आइए इसको देखते हैं। प्रभावी अधिगम हेतु, प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? अगर हमें प्रभावी अधिगम करना है तो उसके लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? असफलता का डर दिखा देना? बिल्कुल नहीं। बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, सफलता के लिए इनाम देना? नहीं। यहाँ पे जो जवाब होगा वो क्या होगा? यहाँ पे देखिए, प्रतिस्पर्धा की भावना विकास करना, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे होगा क्या? वाइगोस्की जी इसकी बात करते हैं। कौन बात करता है? वाइगोस्की जी। वाइगोस्की जी बात करते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, बच्चा किस सामाजिक से आया हुआ है, वाइगोस्की जी इसकी बात करते हैं। तो यही जो है बच्चे के अंदर में विकास करना। अगर लर्निंग बेहतर बनानी है, वहां को कोलैबोरेटिव लर्निंग अगर करनी है, तो बच्चों के अंदर में सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य जो है वह दिखाना होगा। जवाब क्या होगा यहाँ पे? चलिए यहाँ पे 30 प्रश्न जो है होते हैं समाप्त। यहाँ पे सीडीपी के 30 प्रश्न थे वह समाप्त होते हैं। आप सभी लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज्ञान लेते रहिए और देखते रहिए द दिशा एकेडमी ज्ञानवर्धक शो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सभी लोगों तक पहुंचाइए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख करके बताइएगा, हम आपका कमेंट जरूर देखेंगे। और ऐसे ही हम जो सीटेट के सारे प्रश्न हैं वह अभी सीडीपी का ले रहे हैं और उसके बाद पर्यावरण का लेंगे। पर्यावरण के बाद बाकी के जो है वह सभी हम जो है गणित के, हिंदी के, वो सारे हम आपके दिए लेंगे। तो लेंगे, यह सब सीरीज हमारी अब चलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच। आप लोग जहाँ रहिए खुशहाल रहिए और जो जीव हैं उन जीवों को पानी पिलाइए, जो अबोल प्राणियों को पानी पिलाइए। चलिए थैंक यू सो मच।